नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सियासत में अक्सर वो नहीं होता जो हमको होता दिखता है। हमको लगता है कि फला नेता और फला नेता के बीच में बहुत तू में हो गई, शायद वो किसी एक समझौते पर साथ नहीं आ पाएंगे। कई बार हमको लगता है कि दो दलों के बीच में बहुत तू में है, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत संघर्ष है, शायद कोई चुनावी समझौता नहीं हो पाएगा। लेकिन हम अक्सर गलत साबित होते हैं। इस देश में लगभग सारे असंभव माने जाने वाले चुनावी समझौते हो चुके हैं, ये जान लीजिए। पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा का 2019 का। ऐसे बहुत सारे वो हैं। शिवसेना और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं अलायंस में, सोचिए। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं राजनीति के आंगन में। आप खेती और राजनीति में अंतर समझना होगा। खेती में गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं होगा, बाजरा बोएंगे तो बाजरा ही होगा, रागी बोएंगे तो रागी ही होगी, कोदो बोएंगे तो कोदो होगा। ठीक, राजनीति में ऐसा नहीं होता। बाजरा के बीज से गेहूं पैदा हो जाता है और रागी बो तो मटर। ये सियासत है। 2024 को लेकर प्रत्यक्ष रूप से पटना में जो कोशिश हुई, उस कोशिश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों शामिल थे। और हवा में इस तरह की खबरें तैर भी रही हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर दो लड़कों वाला माहौल बनेगा क्या? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, क्या कांग्रेस, सपा और जयंत चौधरी की पार्टी एक साथ जाएंगे, आदि आदि। इस ढंग के आकलन राजनीतिक प्रेक्षक भी दे रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर एक और होमवर्क हो रहा है चुपचाप, और वो होमवर्क, उसकी जड़ उत्तर प्रदेश में है उस होमवर्क की। और वो होमवर्क अगर फलीभूत हुआ और सहमति उस पर अंत में बनी, तो वो एक ऐसा प्रयोग हो सकता है जो देश के कम से कम 10 राज्यों में, कम या ज्यादा, इस पर बहस हो सकती है कि कम प्रभाव या ज्यादा प्रभाव, लेकिन प्रभाव जरूर डालेगा चुनाव में। और उसका गर्भनाल उत्तर प्रदेश में ही है। आप चौंक रहे होंगे कि मसला क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या बचा ऐसा? जी हाँ, है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस क्या एक नाव पर सवार हो सकते हैं? इसी संभावना पर होमवर्क हो रहा है दोनों शिविरों में, कांग्रेस के शिविर में भी और बसपा के शिविर में भी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बसपा के पास लगभग 12 से 13% का वोट है। 2-2.5% कांग्रेस का जोड़ लीजिए तो एक 15-16% का एक अंक गणित सामने आता है। लेकिन यहां गणित बहुत महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि मसला केवल उत्तर प्रदेश भर का नहीं। पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लगभग 10 राज्यों से कांग्रेस के भीतर ये आवाज है कि बसपा के साथ अगर राष्ट्रीय स्तर पर एक अलायंस हो तो उसका फायदा मिल सकता है। क्योंकि ये 10 राज्य मैंने जो आपको बताए, इन सब राज्यों में बसपा के पास 1% से लेकर 5-6% तक वोट है। राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए भी ये सूट करता है कि बसपा और कांग्रेस का अलायंस हो जाए।
छत्तीसगढ़ वाले भूपेश बघेल को भी यही अनुकूल बैठता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए भी ये अच्छी खबर होती है। ऐसा एक विचार दोनों दलों के बीच में चल रहा है। अभी तक टॉप लीडरशिप के बीच में इस पर कोई सीधी मुलाकात नहीं हुई, और सीधी मुलाकात शीर्ष स्तर पर होगी भी तब जब दोनों दलों के बीच में ये होमवर्क पूरा हो जाएगा, ताकि जब दोनों दलों के मुखिया बैठे तो फिर एक निर्णायक बात हो जाए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस उत्तर प्रदेश भर में सीमित रहेगा। बाकी कहीं किसी राज्य में समाजवादी पार्टी का कोई उल्लेखनीय न तो संगठन है न वोट है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लड़ने के लिए लोकसभा के चुनाव में सीटें भी बहुत कंजूसी से देगी अगर गठबंधन हो जाए। मानकर चलिए कि कांग्रेस को 5 सीट मिल जाएं तो समझिएगा मोक्ष पा लिया, अष्ट सिद्धि और 9 निधि मिल गई, ये मान लीजिएगा। अगर 5 सीट भी मिल जाए फिर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समझौते में, लेकिन अगर वो बसपा के साथ जाती है कांग्रेस तो पर्याप्त सीटें उसको मिल सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए। और इस कॉम्बिनेशन को यूपी के ही फ्रेम में अगर आप देखिए कि इसकी वकालत क्यों की जा रही है दोनों पार्टियों के भीतर से, तो वो फ्रेमवर्क ये है कि अगर कांग्रेस और बीएसपी उत्तर प्रदेश में एक नाव पर बैठती है तब उत्तर प्रदेश के जो माइनॉरिटी का वोट है उत्तर प्रदेश में, जो मुस्लिम मतदाता है, उसका मन इस गठबंधन की ओर झुक भी सकता है। उसको लग सकता है कि हाँ मजबूत गठबंधन है ये। और अगर मुस्लिम कुछ जगहों पर भी आपके साथ झुक गया तो फिर एक विनिंग कॉम्बिनेशन भी बनता है, क्योंकि आजमगढ़ रामपुर के चुनाव नतीजों ने ये बताया है। आजमगढ़ में तो बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट गुड्डू जमाली को 2-2.5 लाख वोट मिला था, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे बाई इलेक्शन में। तो ये एक संकेतक है जो बताता है कि होना चाहिए, ऐसा इस दिशा में लगे हैं लोग। और मायावती अभी क्या कह रही हैं, वो कौन सा ट्वीट कर रही हैं, छोड़िए। मायावती जी ने एएनआई को क्या बाइट दी, प्रेस विज्ञप्ति क्या जारी की, उसमें मत फंसिए उस जाल में। वो कांग्रेस को कोस रही हैं, भाजपा को कोस रही हैं, कांग्रेस उनको कोस रहा है, बसपा को कह रहा है कांग्रेस भाजपा की ए टीम है बी टीम है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। जो लोग इन दोनों दलों में काम कर रहे हैं इस दिशा में वो मानते हैं। और ये भी ठीक है कि अभी कोई बरसात भी नहीं आ गई कि छाता लेके खड़े हो जाए। अभी गठबंधन को अंतिम पायदान तक ले जाने के लिए बहुत वक्त बाकी है, ऐसा दोनों दलों के भीतर माना जा रहा है। इसलिए होमवर्क बेहतर हो जाए, सभी राज्यों में इस बात की संभावनाओं का आकलन हो जाए कि कौन कहाँ खड़ा होगा, तो एक प्रयोग ये हो सकता है। होगा कि नहीं होगा ये मायावती तय करेंगी, क्योंकि मायावती को लेकर कुछ भी प्रिडिक्शन भारतीय राजनीति में मुझे लगता सबसे कठिन कामों में से एक है। मायावती जी, स्वर्गीय जयललिता जी और ममता बनर्जी, इन 3 नेताओं के बारे में आप कुछ भी अगले कदम को लेकर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जयललिता तो स्वर्गीय हो गई, मायावती जी हैं और ममता जी हैं। ये क्या करेंगे ये खुद ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता और इनकी पार्टी में भी नहीं जान सकता। हाँ, आप संकेतों को पकड़ सकते हैं, संकेतों के आधार पर समझ सकते हैं, या इनकी पार्टी में इनके निर्देश पर निचले स्तर पर जो गतिविधियां होती है उनको देखकर आप एक अंतर्दृष्टि पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये तय होगा गांधी परिवार और मायावती के बीच सहमति बनती है क्यों नहीं इस बात पर लेकर। और राष्ट्रीय स्तर पर
कोई दूसरा दल ऐसा नहीं जिसके साथ कांग्रेस जाए तो उसको 10 राज्यों में, 11 राज्यों में वो पार्टी थोड़ी बहुत भी मदद कर पाए। ऐसा कोई दल नहीं। आप डीएमके के साथ जाएंगे तो तमिलनाडु तक मामला रहेगा, उसको साथ ले लें। ममता जी को ले लेंगे तो पश्चिम बंगाल तक रहेगा, बहुत होगा तो मेघालय में कुछ हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड बिहार, आरजेडी बिहार तक कन्फाइंड, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश तक कन्फाइंड। ऐसा कोई दल नहीं जो कांग्रेस को कम से कम एक दहाई भर सूबों में सपोर्ट कर पाए, वो केवल बसपा है। इस कोण से अगर आप इस पूरी कसरत को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, दोनों पार्टियों के दूसरी और तीसरी पंक्ति के जो नेता हैं वो इस बात के लिए अगर पैरवी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं तो बात में दम है। मैं फिर दोहरा दूं कि होगा कि नहीं होगा, मायावती को लेकर कोई भविष्यवाणी करना हमेशा जोखिम भरा काम रहा है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ तो ये खबर हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति को झकझोर कर जरूर रख देगी। अब खोने के पास दोनों दलों के पास बहुत कुछ नहीं है। कांग्रेस जहां है उससे नीचे कहां जाएगी, और बसपा भी जहां पहुंच गई उससे नीचे कहां जाएगी। इसलिए एक ये भी कोण है कि जब दोनों पक्षों के पास खोने को कुछ नहीं हो तो शायद दोनों लोग ज़्यादा एकोमोडेटिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई ठीक है। इसलिए भी ये एक परिदृश्य बन रहा है। और स्वाभाविक है, मायावती और कांग्रेस के बीच में अगर कोई समझौता होगा तो फिर उसकी पहली शर्त ये भी होगी कि समाजवादी पार्टी उससे बाहर हो। इसलिए अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात को भी तौलेगी कि सपा के साथ जाने में उसको क्या मिल रहा है, कितना नफ़ा कितना नुकसान, और बसपा के साथ जाने में कितना नफ़ा और कितना नुकसान। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मायावती वही करेंगी जो उनसे करने के लिए कहा जाएगा भाजपा के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा इशारे में। मायावती के विरुद्ध आरोप लगाते हैं कि मायावती ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट और क्या क्या उसके डर के मारे घर में चुपचाप बैठी हैं और उनका हर राजनीतिक कदम भाजपा के द्वारा नियंत्रित है। ऐसा आरोप आपने भी सुना होगा। ये इस आरोप का एक बड़ा खंडन अतीत में दर्ज है। मैंने तमाम लोगों से सवाल को किया। 2019 में लोकसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ उस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में एक अलायंस हुआ, ठीक। पूरे देश में हंगामा मच गया। भाजपा के प्राण भी सूख गए, उसको भी लगा के गुरु फंस गए, ये तो बड़ा कड़क गठबंधन हो गया हमारे खिलाफ। और साथ में उसमें अजीत सिंह की पार्टी भी जुट गई। किसी ने कहा 76 सीट जीत रही है गठबंधन, किसी ने कहा 70 जीतेंगे। जीते 15 बाद की बात है। लेकिन अगर मायावती पर ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट सबका इतना दबाव था और वो दबाव मानती थी तो सपा और बसपा का गठबंधन कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए था। फिर तो लॉजिक कहता है फिर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भाजपा को किसी भी सूरत में वो गठबंधन सूट कर ही नहीं सकता। पहले तो भाजपा को भी नहीं पता था कि गठबंधन टाइटा फिस हो जाएगा चुनाव में। पहले तो वो भी डर रहे थे। पहले तो वो भी रस्सी को सांप ही समझ रहे थे। ये तो बाद में पता लगा कि रस्सी है, जब चुनाव के नतीजे आ गए। तो मैं लोगों से पूछता हूं कि फिर मायावती ने ये अलायंस क्यों कर लिया था सपा के साथ? इस बात का उत्तर कोई नहीं देता। अगर मायावती डरती ही होती एक, या मायावती पर प्रेशर डाला ही गया होता, दोनों ही चीजें हैं, तो फिर मायावती उस समझौते को नहीं कर सकती थी जो उन्होंने किया। यह अलग बात है, बाद में चुनाव खत्म हुआ, दोनों दलों में तू में हुई और मायावती ने अपना रास्ता अलग कर लिया, लेकिन अलायंस में गई। इस बात से ये बात साबित होती है कि ना तो मायावती के ऊपर कोई ऐसा दबाव रहा होगा
और अगर दबाव रहा भी होगा तो मायावती ने मानना नहीं होगा। दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। आप इस बड़ी खबर पर निगाह बनाए रखिए, क्योंकि ये खबर एक ऐसी है, सपा और कांग्रेस एक साथ आ जाते हैं, या बिहार में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस ऑलरेडी एक साथ हैं, वो एक साथ आ जाएंगे, वो उतनी बड़ी खबरें नहीं। ये खबर सबसे बड़ी होगी विपक्ष के खेमे के हिसाब से, अलायंस को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर, अगर कांग्रेस और बीएसपी में अलायंस हुआ। धन्यवाद।